अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए हमें अपने भाषा को समझना होगा, अपने साहित्य को सीखना होगा। और साहित्य को सीखने के लिए आपको व्याकरण का ज्ञान अवश्य होना चाहिए, तभी आप साहित्य को समझ पाते हैं, साहित्य को सीख पाते हैं। तो उसी भाषा और व्याकरण के क्रम में हम लोग आज बढ़ते हैं भाग 5 के तरफ। और इससे पहले भाग में मैंने आपको बताया था कि वर्णों का वर्गीकरण मुख्यतः 3 प्रकार से किया गया है। और वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं, इसको देखने के लिए आप भाग 4 को अवश्य देखें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। तो उम्मीद है कि आप वो वाली वीडियो आप देखने के बाद इसको पुनः देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से ये बातें समझ में आएंगी। तो देखिए, सबसे पहले आज की कक्षा की शुरुआत हम लोग करते हैं कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णों की माला, वर्णों की माला, वर्णमाला। तो वर्ण क्या है? वह मूल ध्वनि जिसका खंड या टुकड़ा न किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो उन्हीं वर्णों की जो एक व्यवस्थित समूह है, व्यवस्थित मतलब सिस्टमेटिक, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, ये जो व्यवस्थित समूह है इसे वो क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। नहीं समझे? देखिए, जैसे कि माला आप बनाते हो, फूलों की माला बनाते हो, उसमें क्या होता है कि पहला फूल, फिर उसके बाद दूसरा फूल, फिर तीसरा फूल, चौथा फूल, पांचवा फूल, और इस तरीके से बनाते जाते हो, धागा में पिरोते जाते हो और वो फिर बाद में एक साथ मिला देते हो तो क्या बन जाती है? माला। तो उसी तरीके से वर्णों की व्यवस्थित जो माला है उसे वर्णमाला कहते हैं, यानी व्यवस्थित समूह है उसे वर्णमाला कहते हैं। तो इस वर्णमाला को मुख्य रूप से, यानी कि वर्ण के मुख्यतः 2 भेद हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो स्वर वर्ण ये होता है स्वर। स्वर क्या होता है? जैसे कि आप अगर संगीत सीखेंगे तो वहाँ पे ही पढ़ेंगे 7 शुद्ध स्वर होते हैं और 5 विकृत स्वर होते हैं। स्वर मतलब क्या? जो बिना किसी रुकावट के, बिना किसी के सहायता के बोला जाए, यानी कि जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी के सहायता के या बिना किसी रुकावट के किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। यानी कि वह वर्ण जो बिना किसी सहायता के बोला जाए या बिना रुकावट के बोला जा सके उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं। ये 11 हैं। कौन कौन सा? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अब बात करते हैं, ये स्वर है पूरे 11। इन स्वरों को मुख्यतः 3 प्रकार से हम विभाजित करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। पहले वो कहते हैं ह्रस्व स्वर, दूसरे कहते हैं दीर्घ। ह्रस्व मतलब होता है छोटा और दीर्घ मतलब होता है बड़ा और प्लुत मतलब होता है उससे ही बड़ा। तो ह्रस्व जो है ना, ये एक मात्रिक कहलाते हैं। एक मात्रिक स्वर है, यानी कि वह स्वर जिसके उच्चारण में एक मात्रा के बराबर का समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। यानी कि वह स्वर जिसके उच्चारण में एक मात्रा के बराबर का समय लगे उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, या इसे हम मूल स्वर भी कहते हैं। फिर से ध्यान से समझिए कि मूल स्वरों की संख्या 4 हैं। कौन कौन से? अ, ई, उ, री। अ, ई, उ, री। ये एक मात्रिक स्वर भी कहलाते हैं क्योंकि इसके उच्चारण में एक मात्रा के बराबर का समय लगता है। उसके बाद है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होता है कि वह स्वर जो ह्रस्व स्वर के संयोग से बना है या एक स्वर में दूसरे स्वर को जोड़ने से बना है उसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ मतलब बड़ा। तो 2 मात्रा, एक मात्रा और प्लस दूसरी मात्रा उसके अंदर जुड़ गई तो क्या हो गई? 2 मात्रा। तो 2 मात्रा के बराबर का समय लगे उसे हम कहते हैं दीर्घ स्वर। जैसे आ की अगर बात करें तो आ जो है ना, अ प्लस अ, दीर्घ ए, छोटी प्लस छोटी, दीर्घ ओ, छोटा ओ प्लस छोटा ओ, अ प्लस छोटी ये हो जाता है ए, अ प्लस ए, ऐ, अ प्लस छोटा ऊ, अ में जब छोटा ऊ को मिला देते हैं तो क्या बनता है? ओ। अ
प्लस ए को जब आप मिला अ प्लस ओ को जब मिलाते हैं, अ के साथ जब ओ को मिलाते हैं तो बन जाता है औ। फिर से ध्यान दीजिए कि अ, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, अ प्लस अ, ये क्या है, आ, छोटी प्लस छोटी, ये बन जाएगी बड़ी, यानी कि ह्रस्व ई प्लस ह्रस्व ई दीर्घ ई, ह्रस्व उ प्लस ह्रस्व उ, ह्रस्व मतलब छोटा, तो छोटा उ प्लस छोटा उ मिलके क्या बन जाएगा, बड़ा उ, यानी कि दीर्घ उ। और उसके बाद आती है बात अ प्लस ह्रस्व ई के संयोग से बनता है ए, और अ प्लस ए के संयोग से बन जाता है ऐ। और इसी प्रकार से अब आगे की अगर बात करें हम लोग, तो अ प्लस छोटी, सॉरी, अ प्लस उ, अ प्लस उ मिलके बन जाता है क्या, ओ। और अ में जब ओ को आप मिलाते हो तो क्या बन जाता है, औ बन जाता है। तो इस तरीके से ये क्या है, ये संयुक्त स्वर भी कहलाते हैं, क्योंकि दो स्वरों के संयोग से, दो स्वरों को एक साथ जोड़ने से ये स्वर बने हैं, इसलिए हम इसे संयुक्त स्वर भी कहते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आई होंगी। और प्लुत स्वर क्या होता है, प्लुत स्वर का अपना कोई चिन्ह नहीं है। जैसे ये दीर्घ स्वर का यह चिन्ह है, ह्रस्व स्वर का यह चिन्ह है, उस तरीके से प्लुत स्वर का कोई चिन्ह नहीं होता है। कहीं पे आप इसे इस तरीके से लिखा हुआ पाएंगे, कहीं पे इसे आप इस तरीके से लिखा हुआ पाएंगे। तो ये जो है ना, ये त्रिमात्रिक स्वर होते हैं, यानी इसका प्रयोग बहुत कम ही हिंदी में किया जाता है, लेकिन इस संबोधन के लिए किया जाता है। जैसे कि गाना इत्यादि जब लिखते हैं, लिरिक्स जिसको आप कहते हैं, वो गीत लिखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, मात्रा को दिखाने के लिए, कितने मात्रा की गैपिंग लेनी है। तो उम्मीद है कि आपको ये बातें पूरी समझ में आई होंगी। अब अगर बात करें, उसके बाद है व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण की बात अगर हम लोग करें, तो व्यंजन वर्ण वह वर्ण होता है जो स्वर की सहायता से बोला जाता है। वह वर्ण जो स्वर की सहायता से बोला जाता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। फिर से ध्यान से समझिए कि वह वर्ण जो स्वर की सहायता से बोला जाता है, वह वर्ण जो स्वर की सहायता से बोला जाता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क, जैसे आप बोलते हो क का मतलब होता है क प्लस आ, क प्लस आ, क प्लस आ, क। देखिए क नहीं, क जब बोलोगे तो अ भी आ जाएगा, लेकिन क प्लस अ, तो ये क्या हो गया, क। तो ये क्या हुआ, व्यंजन के यानी स्वर के सहायता से ये बोला जाता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण के बारे में हम अगली वीडियो में, अगली क्लास में विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। धन्यवाद, शुक्रिया।